राधे राधे। ये अच्छा दिख रहा है पूरा। हाँ, उसमें का किताब टेढ़ा टेढ़ा। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th। बिहार बोर्ड। बिहार बोर्ड। SCRT बुक। तो स्टेट वाली बुक एक होती है NCRT, एक होता है SCRT। SCRT। पहला चैप्टर का नाम क्या है? भारत संसाधन एवं, थोड़ा बहुत पढ़ लिए थे इसमें, लिख भी लिए हैं। संसाधन एवं उपयोग। संसाधन किसे कहते हैं? ये हैं तरह की संसाधन का महत्व। आप अपने जीवन में अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं। उपयोग में आने वाली ये सभी वस्तुएं क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती हैं। जो भी उपयोग में आ रहा है ये सारा वस्तु संसाधन कहलाता है। संसाधन संसाधन भौतिक और जैविक दोनों हो सकते। संसाधन है भौतिक भी हो सकता है या जैविक भी हो सकता है। जहाँ तक एक और भू, मृदा, जल, खनिज जैसे भौतिक पदार्थ मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति सहायक होकर संसाधन बन जाते हैं, वहीं दूसरी ओर जैविक पदार्थ यथा वनस्पति, वन्य जीव, जलीय जीव, मानवीय जीव को सुख बनाने में पीछे नहीं है। आपको लिखवाए हैं, देखो तो कॉपी में। भौतिक संसाधन किसे कहते हैं और जैविक संसाधन किसे कहते हैं? भौतिक संसाधन किसे कहते हैं बताओ। भौतिक संसाधन लिखवाए कि नहीं लिखवाए हैं? चलो, अगर भौतिक पदार्थ के मानवीय भौतिक संसाधन पूछे, क्या कौन सा संसाधन भौतिक संसाधन कहलाएगा? सारे सब कॉपी में। उपरोक्त भौतिक एवं जैविक दोनों पदार्थ तकनीक के सहारे इस जीवन उपयोग आते हैं। अनादि काल से ही अरण्यों, वनस्पति एवं वन्य जीवन उपलब्ध थे। जलाशय एवं सागरों में जलीय जीव लाखों वर्ष पूर्व विचरण कर रहे हैं। सदियों से ही कोयला, पेट्रोलियम एवं अन्य खनिज पृथ्वी के गर्भ में पड़ा हुआ था, किंतु उस समय आदि मानव में तकनीक का ज्ञान अभाव था। ठीक है? ये जो कोयला है आज से थोड़ी ना है, बहुत पहले से ही है। लाखों वर्ष पूर्व पहले भी खनिज था, लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पाता था आदमी, क्योंकि आदि मानव में तकनीक ज्ञान अभाव था। हाँ, जब मालूम ही नहीं है तो हमारे वो संसाधन नहीं है, हम उसका उपयोग करेंगे तब संसाधन है। हाँ? रखल है, उसका उपयोग ही नहीं हो रहा है तो क्या मालूम। धीरे धीरे जनसंख्या एवं आवश्यकताओं में वृद्धि होती गई, और इस वृद्धि ने मानव के ज्ञानार्जन की दर में त्वरित वृद्धि। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ा उस तरह से खोज होते गया और वृद्धि होती गई। इस वृद्धि ने मानव के इस वृद्धि ने मानव के ज्ञानार्जन की दर में त्वरित वृद्धि किया, और इतना ही नहीं, आदि मानव तकनीक को पाकर ज्ञानी मानव हो गया। जो आदि मानव था वो अब तकनीक को पाकर क्या हो गया? ज्ञानी मानव हो गया।
पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थों का जनप्रिय तकनीक के सहारे जीवन को सुखमय बनाने में मानव सक्षम हो गया। ठीक है। जब पर्यावरण में मानव द्वारा जनप्रिय तकनीक का प्रयोग होता है तब सभ्यता विकसित होती है। क्या विकसित होती है? सभ्यता विकसित होती है। अंततः मानवीय जीवन निर्वाह के तौर तरीके, संस्कृति, संसाधन की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। वस्तुतः संसाधन का अर्थ बहुत ही व्यापक है। संसाधन का अर्थ कहा जाए तो ये व्यापक है, मतलब बड़ा है, बड़ा तौर पे है। यहाँ प्रसिद्ध भूगोलविद जिनका नाम आपको याद रखेंगे, जिम्मरमैन, का उल्लेखनीय कथन है, संसाधन होते नहीं बनते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसने कहा था? जिमरमैन। ये याद रखना है ना। हम लोग क्वेश्चन आंसर तो सारा करवे करेंगे, अपने नोट से करेंगे, उससे भी करेंगे, लेकिन बुक को पढ़ना है एक बार। पीछे भी पढ़ाए हैं, एक एक लाइन बुक पढ़ाए हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर कराए हैं। वर्तमान परिवेश में सेवा को भी संसाधन माना जाता है। जो सेवा करते हैं उसे क्या मानते हैं? संसाधन। हम पढ़ा रहे हैं, ये भी एक प्रकार के सेवा ही है। कोई गायक या कवि, चित्रकार अपने क्रियाकलाप से धनार्जन एवं स्वयं को संतुष्ट करता है, तब उनके द्वारा ये कार्यकलाप भी संसाधन ही होगा। क्या होगा? संसाधन कहलाएंगे। कवि का कविता रचना, चित्रकार का चित्रकारी और गायक का गायकी भी संसाधन है। सच तो यह है कि मानव स्वयं भी संसाधन है। मानव क्या है? संसाधन है ना। पूछा जाए कि मानव संसाधन है कि नहीं, तो मानव संसाधन है। ठीक है। क्योंकि इनके पास ज्ञान, तकनीक होता है जिसके सहारे वह किसी भी वस्तु को उपयोगी बना सकते हैं। हाँ, टेक्नोलॉजी है किसी भी वस्तु को। अच्छा, आदमी अपना टेक्निक का उपयोग करता भी ना हो रहा है, क्योंकि इनके पास क्या है? ज्ञान या तकनीक होता है जिसके सहारे वह किसी भी वस्तु को उपयोगी बना सकता है। अतः यह धारणा भ्रामक है कि संसाधन एक प्राकृतिक उपहार है। धारणा मतलब ऐसा मानना कि जो संसाधन है केवल प्राकृतिक उपहार है। मानव भी क्या है? संसाधन किसी भी देश का आर्थिक, सामाजिक का मेरुदंड होता है। जिसके पास जितना संसाधन होगा उतना ही वो आर्थिक रूप से भी मजबूत होगा। मेरुदंड समझ में आता है? बैकबोन। अरे कि संसाधन किसी भी देश का आर्थिक और सामाजिक का क्या होता है? मेरुदंड होता है। संसाधन विपन्न राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दौड़ में पिछड़ जाते हैं। विपन्न मतलब कमी, विपन्न मतलब कमी, जिसमें मतलब संसाधन की कमी हो। जैसे अपने बिहार है, बिहार में संसाधन का बहुत सारा कमी है। यहाँ पे हर एक, जैसे अब झारखंड पहले एक में था, तो झारखंड में बहुत सारा चल गया, कोयला वेला, अभ्रक उभरक। तो यहाँ पे संसाधन की क्या है? कमी है। इसका मतलब यह नहीं कि प्राकृतिक संसाधन से संपन्न राष्ट्र ही विकास करते हैं। ये भी बात है कि ऐसा मतलब नहीं है कि संसाधन नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि प्राकृतिक संसाधन से संपन्न राष्ट्र विकास करते हैं। जापान एक ऐसा देश है जो प्राकृतिक संसाधन में अत्यंत विपन्न है। मतलब वहाँ पे प्राकृतिक संसाधन न के बराबर है ना। किंतु इनके मानव संसाधन किंतु इनके मानव संसाधन तकनीकी दृष्टि से इतने सबल है कि यह देश उपलब्ध सभी पदार्थों को विवेकपूर्ण उपयोग कर विकसित देश के श्रेणी में आता है। जैसे जापान में, कहने का यह मतलब है कि जापान में संसाधन नहीं है, लेकिन वो अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके, विवेक के इस्तेमाल करके, टेक्निक के इस्तेमाल करके सभी पदार्थों को विवेकपूर्ण उपयोग कर विकसित देश के श्रेणी में खड़ा है। कौन? जापान। अतः किसी देश के विकास में भौतिक एवं जैविक संसाधन के साथ साथ
मानव संसाधन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। विविध संसाधनों के माध्यम मानव नियंत्रक की स्थिति में रहता है, जो पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थ, प्रौद्योगिकी यानी तकनीक एवं संसाधनों के बीच अंतर संबंध स्थापित करता है, जिससे पर्यावरण के पदार्थ उपयोगी बन जाते हैं और इसे चित्र 1.1 से समझा जा सकता है। यह है चित्र 1.1 है ना, प्रौद्योगिकी यानी तकनीक, संस्थाएं और ये क्या है, पर्यावरण, मानव इस्तेमाल। अब हम लोग पढ़े थे संसाधनों का वर्गीकरण, पढ़े थे संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधन के वर्गीकरण निम्नलिखित आधार है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव। दूसरा है उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक और राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। ये सब लिख लिए हैं हम लोग, तो पढ़ते चलते हैं। करेक्ट कि डी नंबर था इसमें ही पार्ट में, विकास की स्थिति के आधार पर संभाव्य। संभाव्य वैसा संसाधन जहाँ पे संभव हो, है ना, अभी इस्तेमाल नहीं हो रहा है लेकिन ऐसा संभव है कि वहाँ पे क्या है, संसाधन है। विकसित, भंडार और संचित, ये बारी बारी से 4 पार्ट लिखवाए होंगे। संसाधन सबको लिखवा देंगे, नोट्स मिल जाएगा टेलीग्राम पे, ठीक है। संसाधन, संसाधन दो प्रकार के, एक प्राकृतिक, एक मानवीय संसाधन। एक प्राकृतिक में दो प्रकार के, एक नवीकरणीय, एक अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन जिसका उपयोग दोबारा किया जा सकता है, जैसे सूर्य के प्रकाश, पवन, है ना, पवन ऊर्जा, जल, वैसा ऐसा संसाधन जिसका दोबारा इस्तेमाल किया जाए तो क्या बोलेंगे, नवीकरणीय, इसको चक्रीय कह सकते हैं। और अनवीकरणीय, अनवीकरणीय क्या है, वैसा संसाधन जिसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ एक बार होगा, दोबारा इस्तेमाल नहीं होगा। अच्छा, नवीकरणीय में दो प्रकार के, सतत अथवा प्रवाह, जैसे पवन, जल। जैव, जैव में क्या आता है, प्राकृतिक वनस्पति, है ना, जैव में क्या आएगा, प्राकृतिक वनस्पति और एक वन्य जीव, ये है जैव, ठीक है। अगर अनवीकरणीय को बांटा जाए तो इसको बना गया पूर्ण चक्रीय, जैसे धातु, अचक्रीय जैसे जीवाश्म ईंधन। मानवीय में संरचना संस्थाएं मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर, बस ऐसे ही देख लेना है। तो संसाधनों के प्रकार, संसाधनों के प्रकार, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के हो सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार हो सकते हैं, दो प्रकार के, एक जैव और एक अजैव। जैव संसाधन ऐसे संसाधन की प्राप्ति जैव मंडल से होती है। इसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं। जैव में क्या होता है, सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं, जैसे मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, पशुधन एवं अन्य प्राणी समुदाय, ये क्या है, जैव। अजैव संसाधन, निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। निर्जीव वस्तु क्या कहते हैं, अजैव संसाधन, ठीक है। निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। अगर लिखना है तो क्या लिख देंगे, चट्टान, धातु, खनिज, ये क्या हो जाएगा, अजैव। अगला है उपयोगिता के आधार पर संसाधन को दो वर्गों में बांटा गया है। उपयोगिता के आधार पर कितने वर्गों में, दो वर्गों में बांटा गया है। नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक या रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किया जा सके, है ना, पुनः प्राप्त किया जा सके, जैसे सौर ऊर्जा,
पवन ऊर्जा, जल, विद्युत, वन्य प्राणी, वन्य एवं वन प्राणी, जिनमें सतत प्रवाह एवं जैव संसाधन में वर्गीकृत किया जा सकता है, उसे बोलेंगे नवीकरणीय। ठीक है। अनवीकरणीय, अनवीकरणीय क्या है? ऐसा संसाधन का विकास लंबी अवधि में जटिल जटिल प्रक्रिया द्वारा होता है। जो अनवीकरणीय संसाधन है तो बनने में काफ़ी समय लगता है और जटिल प्रक्रिया है। जैसे कोयला, कोयला बनने में इतना जल्दी तो नहीं बन जाएगा, बहुत ज़्यादा समय लगेगा। इस प्रक्रिया को पूरा होने में लाखों वर्ष लग सकते हैं। इनमें कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो पुनः चक्रीय नहीं हैं। एक बार उपयोग होने के साथ ही वे समाप्त हो जाते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन में सारा आ गया, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब क्या है? जीवाश्म ईंधन ही है। ठीक है, याद रहेगा अनवीकरणीय। याद क्या करना है, माइंड में सब देखते चलना है कि क्या हो रहा है। बार बार ये चीज़ों को हम लोग करेंगे। अभी एक बार बुक पढ़ें, फिर क्वेश्चन आंसर लिखवाएंगे, फिर अपना नोट्स जो है उससे एमसीक्यू कराएंगे, और है ना 3 से 4 बार ये बातें आपके सामने जाएगी। अब इतना में आपको कैच कर लेना है। करेंगे, स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के हो सकते हैं। स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। ये बातें लिख चुके हैं। पहला है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको आंसर मालूम चल जाएगा। व्यक्तिगत मतलब क्या होगा? उसका पर्सनल होगा, है ना, उसका ही होगा व्यक्तिगत। ऐसे संसाधन किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है, हाँ, जिसके बदले में वे सरकार को लगान भी चुकाते हैं। जैसे किसी का खेत है तो अपना है, उसका व्यक्तिगत है, उसका लगान टैक्स कटता है, रसीद कटता है। जैसे भूखंड, घर व जायदाद जिस पर लोगों की निजी स्वामित्व होता है, बाग बगीचा, तालाब, कुआं इत्यादि भी ऐसे ही हैं जिस पर व्यक्ति का निजी स्वामित्व रखता है। बात बुझा गया? सामुदायिक, सामुदायिक मतलब समुदाय, है ना, समुदाय है ना, किसी समुदाय का हो। जैसे कब्रिस्तान हो गया किसी समुदाय का, हम लोग का कोई पूजा करने वाला समुदाय का काली माँ हो गया, तो उसमें हम लोग का आदमी जा सकता है। हाँ, ये किसी पर ऐसे संसाधन की किसी खास समुदाय के आधिपत्य में होता है, जिसका उपयोग समूह के लिए सुलभ होता है। गांव में चरण भूमि, है ना, चराने के लिए जो भूमि होती थी, अब तो शायद नहीं होना है, फिर भी मान लो जो सरकारी कोई है, जैसे पॉइन है, अथी है, तो उस पर कोई भी चरा सकता है। चरण भूमि, है ना। शमशान, मंदिर या मस्जिद, परिसर, सामुदायिक भवन, तालाब आदि नागरीय क्षेत्र में इस प्रकार के संसाधन हैं। सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल, खेल मैदान, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा एवं गिरजाघर के रूप में है। ये संसाधन संबंधित समुदाय लोगों के लिए सर्वसुलभ होते हैं। ठीक है, ये था सामुदायिक। अब देखिए, अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? राष्ट्रीय संसाधन। जो राष्ट्र का संसाधन हो उसे ही बोलेंगे राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, करेंगे, कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय हैं। कानूनी तौर पे देखा जाए, देखते हो अपना खेत है रोड के बगल में, फिर भी सरकार चाहे तो ले रहा है ना जी, आपको उसका मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन वो ले सकता है। वही कह रहे, कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय हैं। ठीक है, आपका ही खेत, लेकिन क्या है वो राष्ट्रीय है कानूनी तौर पे सोचा जाए तो। अब काल है कह से कि ना हम ही हटाइम, हम है जैसे रेल ले जाइम, तो रेलवे के लाइन बिछाइम, तो हटाना पड़ेगा, आपको मुआवजा मिलेगा। ठीक है, देश की सरकार को संवैधानिक हक है ना, ऐसा संवैधानिक हक है
कि वे व्यक्तिगत संसाधन का अधिग्रहण आम जनता के हित में कर सकती हैं। आम जनता के हित में आपका जो व्यक्तिगत संसाधन है या व्यक्तिगत संपत्ति है उसका भी उपयोग कर सकता है। तो कितना बढ़िया बढ़िया मकान रोड के किनारे था तो टूट गया कि नहीं टूट गया? तो बदले आपको पैसा मिला है, अलग बात है, लेकिन है ना मानव कहावत कि ना तना नहीं हो, वो क्या है, राष्ट्र की संपत्ति है। ठीक है, ये याद रखना है, किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन एवं वन्य जीव, समुद्री जीव 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र तक राष्ट्रीय संसाधन है। ठीक है, आपने अपने गांव में या आसपास के क्षेत्रों में भी शहरी विकास प्राधिकरण का बोर्ड देखा होगा। इसे सरकार ने भूमि अधिग्रहित करने हेतु अधिकृत किया है। ये भूमि सहित अन्य नागरिक संसाधन का विकास करते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, अब कौन सा संसाधन पढ़ेंगे हम लोग? इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय। राष्ट्रीय हो गया है ना, अंतर्राष्ट्रीय। तो अंतर्राष्ट्रीय करने का मतलब, हाँ, कई गो देश का उस पर है, अपने देश का नहीं। ऐसे संसाधन का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय जो संसाधन होगा का नियंत्रण कौन करेगा? अंतर्राष्ट्रीय संस्था। तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी को छोड़कर खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का आधिपत्य नहीं होता है। जहाँ से तट है वहाँ से 200 किलोमीटर के क्षेत्र ही आपके है ना है, बाकी आपका आधिपत्य नहीं है। ऐसे संसाधन का उपयोग सिर्फ अनुसंधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय संस्था की सहमति से किसी राष्ट्र के द्वारा किया जा सकता है। करके विकास के स्तर पर भी संसाधन को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है संभावी संसाधन। संभावी संसाधन ऐसे संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद होते हैं, जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है ना। जैसे अपने बिहार के जमुई में है ना, मालूम है कि वहाँ पे ऐसा खोज होता है कि बहुत ज़्यादा सोना है, बिहार की गरीबी दूर हो जाएगी, लेकिन अभी तो उपयोग नहीं हो रहा है, निकल नहीं रहा है। तो ऐसे संसाधन क्या है? संभावी संसाधन। संभव है कि वहाँ पे है, लेकिन उपयोग नहीं हो रहा। इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया, जैसे हिमालयी क्षेत्र का खनिज। हिमालय क्षेत्र में भी खनिज है, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। जिनका उत्खनन अधिक गहराई में होने के कारण दुर्गम एवं महंगा है, उसी प्रकार राजस्थान एवं गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा की असीम संभावनाएं हैं, परंतु अभी तक सही रूप से विकास नहीं हो पाया है। ये बात पढ़ सकते हैं, जानते हैं कि गुजरात के भुज में सौर ऊर्जा का आधुनिक उपक्रम बड़े स्तर पर लगाए जा रहे हैं। अब देखेंगे हम लोग विकसित संसाधन। कैसा संसाधन? विकसित संसाधन ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षणोपरांत उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता की निर्धारण हो चुका है। पूर्व में भी यह कितना नंबर पेज है, ये दिख नहीं रहा है। ठीक है, पूर्व में यह बताया जा चुका है कि संसाधनों का विकास तकनीकी और संभाव्य पर निर्भर है। ठीक है, यहाँ पे लिखा बताया जा चुका है ना, बताया जा चुका है कि संसाधनों का विकास तकनीकी और संभाव्य पर निर्भर है। ठीक है, हमारा किताब देखो, हमारा में ओरिजिनल नहीं है, खरीदे थे एकदम फोटो स्टेट। अब पढ़ेंगे हम लोग भंडार संसाधन। कौन सा संसाधन? भंडार संसाधन। तो ऐसे संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं। भंडार संसाधन में क्या है?
ऐसे संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं तथा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम हैं। उपयोग हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में केवल भंडारित संसाधन के रूप में देखा जा सकता है। उदाहरणतः जल, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का यौगिक, जिसमें ऊर्जा का उत्पादन असीम क्षमता छिपी हुई है, लेकिन उच्च तकनीक के अभाव में ऐसे संसाधन का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। संचित कोष संसाधन वास्तव में ऐसे संसाधन का भंडार संसाधन के ही अंश है जिसमें उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। इनका तत्काल उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है। यह भविष्य की पूंजी है। नदी जल भविष्य में जल विद्युत उत्पन्न करने में उपयुक्त हो सकते हैं। वर्तमान में इसका उपयोग अत्यंत ही सीमित है। ऐसे संसाधन वन या बांधों में जल के रूप में संचित हैं। संसाधन नियोजन संसाधनों को विवेकपूर्ण इस्तेमाल ही संसाधन नियोजन होता है। बात लिखवाया गया है। अरे संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन है। वर्तमान परिवेश में संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग हमारे सामने चुनौती बनकर खड़ा है। संसाधनों के विवेकपूर्ण दोहन हेतु सर्वमान्य रणनीति तैयार करना संसाधन नियोजन की प्रथम प्राथमिकता है। संसाधन नियोजन किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक होता है। भारत जैसे देश के लिए यह अपरिहार्य है, यानी जरूरी है। अपरिहार्य मीन्स जरूरी है। जहाँ संसाधन की उपलब्धता में अत्यधिक विविधता के साथ साथ सघन जनसंख्या व्याप्त है। यहाँ तो संसाधन की एक तो विविधता है कि कहीं पे कुछ पाया जाएगा, कहीं पे कुछ। यहाँ कई ऐसे प्रदेश हैं जो संसाधन संपन्न हैं, कई ऐसे भी प्रदेश हैं जो संसाधन की दृष्टि से काफी विपन्न है। विपन्न मतलब कमी है, हाँ, गरीब हैं। ऐसे भी हैं, ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ एक ही प्रकार के संसाधनों का प्रचुर भंडार है और अन्य दूसरे संसाधन में वह गरीब है, जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि ऐसे प्रदेश हैं जहाँ खनिज एवं कोयला का प्रचुर भंडार है। उसी प्रकार बिहार भी चूना पत्थर किसका, चूना पत्थर, बिहार किसका, चूना पत्थर एवं पाइराइट जैसे खनिज में धनी है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में, अरुणाचल प्रदेश में कौन सा संसाधन, जल संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, परंतु कतिपय कारणों से उसका विकास नहीं हो पाया है। राजस्थान में सौर ऊर्जा के साथ साथ पवन ऊर्जा की काफी प्रचुरता है, परंतु राज्य जल संसाधन की दृष्टि से अति निर्धन है। निर्धन मतलब कमी है। ठीक है। भारत के अंतर्गत लद्दाख जैसे भी क्षेत्र हैं जो शीत मरुस्थल, यहाँ पे जाएगा तो बर्फ ही बर्फ रहता है ना, घूमने जाता है आदमी। शीत मरुस्थल के रूप में अन्य भागों में अलग थलग हो गया है, लेकिन प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत धनी है। यहाँ जल, महत्वपूर्ण खनिज एवं मौलिक अवसंरचना की बहुत कमी है। अतः राष्ट्रीय, प्रांतीय एवं अन्य स्थानीय स्तरों पर संसाधनों का संयोजन एवं संतुलन के लिए संसाधन नियोजन की अनिवार्य आवश्यकता है। अगला जो हेडिंग है वो भारत में संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है। इसके लिए आवश्यक क्रियाकलाप की आवश्यकता होती है।
ये क्रियाकलाप संसाधन नियोजन के सोपान होते हैं। इन सोपानों के सहारे किसी देश की उपलब्ध संसाधन का सदुपयोग कर उस देश की उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। संसाधन नियोजन के सपनों को निम्न रूप में बंटवारा अध्ययन किया जा सकता है। पहला तो देश के विभिन्न प्रदेश में संसाधनों की पहचान कराने के लिए सर्वेक्षण करना, सर्वेक्षणोपरांत मानचित्र तैयार करना एवं संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक आधार पर मापन या आकलन करना। संसाधन विकास और योजना का मूर्त देने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी कौशल संस्थागत नियोजन की रूपरेखा तैयार करना। नेक्स्ट है संसाधन विकास के योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी कौशल संस्थागत नियोजन का रूपरेखा तैयार करना। राष्ट्रीय विकास योजना एवं संसाधन का विकास योजनाओं के मध्य समन्वय स्थापित करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक टॉपिक एक चैप्टर आज हम कोशिश करते हैं इसको कंप्लीट किया जाए। अब देखिए करके हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही संसाधनों के संसाधन नियोजन के लक्षित उद्देश्य को हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है। इस संदर्भ में भारत सरकार प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयासरत है। पहली जो पंचवर्षीय योजना चली थी वो 1951 से अपन तक 5-5 साल का पहले सरकार की योजना होती थी। 5 साल में हमको क्या क्या करना है ना, वही है पंचवर्षीय योजना। किसी भी इकाई पर विकास हेतु संसाधन एक आवश्यक शर्त है, किंतु प्रौद्योगिकी एवं संस्थानों में वांछित परिवर्तन के अभाव में केवल संसाधनों की उपलब्धता से विकास संभव नहीं है। आज भी हमारे देश में ऐसे कई राज्य हैं जहां संसाधन की प्रचुरता के बाद भी आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य में इनकी गणना की जाती है। इसके विपरीत कुछ ऐसे भी राज्य हैं जो संसाधन के अभाव में भी आर्थिक रूप से विकसित हैं। नेक्स्ट है संसाधनों का संरक्षण। संसाधनों का संरक्षण, संसाधन को संरक्षण कैसे करेंगे, कैसे उसे रखेंगे, बचा के रखेंगे, वही संरक्षण कहलाता है। देखिए दोस्त करके सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में संसाधनों की अहम भूमिका होती है, किंतु संसाधनों का अविवेकपूर्ण या अतिशय उपयोग विविध प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देता है। अविवेकपूर्ण मतलब कहने का मतलब कि बिना विवेक के अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं ना। अंधाधुंध मतलब इस्तेमाल ही किए जा रहे हैं बिना मतलब का, वो भी। इन समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न स्तरों पर संरक्षण की आवश्यकता है। संसाधन का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संरक्षण कहलाता है। प्राचीन काल से ही संसाधन का संरक्षण समाज सुधारकों, नेताओं, चिंतकों एवं पर्यावरणविदों के लिए एक चिंतनीय ज्वलंत विषय रहा है। इस संदर्भ में महान दार्शनिक चिंतक महात्मा गांधी के विचार प्रासंगिक है। ये आप याद रखेंगे। क्या कहते हैं महात्मा गांधी कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं।
ऐसा ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, ये कौन कहा था? तो ये कहते महात्मा गांधी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेघा पाटेकर, नर्मदा बचाओ अभियान। मेघा पाटेकर किससे जुड़े हैं? तो नर्मदा बचाओ अभियान से। सुंदर लाल बहुगुणा, चिपको आंदोलन से। सुंदर लाल बहुगुणा किससे जुड़े हैं? तो चिपको आंदोलन से। चिपको आंदोलन कहाँ से शुरुआत होता? उत्तराखंड में। ये बातें हम जब क्लास में नोट्स लिखवाएंगे तो आप चाहिएगा तो लिख लीजिएगा, है ना। सारा कुछ डिटेल में लिखवाएंगे। हमारे पढ़ाने का मतलब कि आप कभी कंपटीशन भी दीजिएगा तो अलग से आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, उतना इनफ हम लिखवाएंगे। बोर्ड तो ऐसे ही आप हो ही जाएगा, बोर्ड वाला की कोई टेंशन नहीं है। एवं संदीप पांडे द्वारा वर्षा जल संचय, कृषि भूमि का विस्तार, संसाधन संरक्षण की दिशा में अत्यंत सराहनीय कदम है। गांधी जी जैसे कई चिंतकों का मानना है कि मानव का स्वार्थी और लालची प्रवृत्ति तथा अत्याधुनिक तकनीक की शोषणात्मक क्रियाकलाप संसाधन के तीव्रतम ह्रास के लिए मजबूर कर देता है। गांधी जी मशीन द्वारा उत्पादन के घोर विरोधी थे। गांधी जी चाहते थे कि सबको रोजगार मिले, हाथ हाथ से काम करने, ये छोटा छोटा उद्योग मिले। मशीन के वो क्या थे? घोर विरोधी थे। जैसे आज क्या है? मशीनीकरण है। जैसे 100 मजदूर जितना एक दिन में कुछ मिट्टी उट्टी काटेंगे तो वो जो क्या बोलते हैं, जेसीबी काटने वाली, मिट्टी काटने वाली, है ना, तो वो 100 लेबर के प्रति एक दिन में वो काम कर देगी या एक घंटा में काम कर देगी। तो इसके वो विरोधी थे। कौन? गांधी जी। वे बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादों के उत्पादन के समर्थक थे, जिससे एक बड़ी आबादी बेरोजगारी जैसी सामाजिक कोड़ से बच सके, है ना। जो बड़े बेरोजगारी से कोड़ से क्या हो सके? बच सके। ये बात आप याद रख सकते हैं। देखेंगे आगे क्या है। हे राधे। कह रहे कि जिससे बड़ी आबादी बेरोजगारी जैसे कोण से बच सके। उनका मानना था, यहाँ पे लिखा है, उनका मानना था कि इस प्रक्रिया में श्रमिकों श्रमिकों में कार्य दक्षता एवं विकास में वृद्धि होगी और संसाधनों के विदोहन में भी विराम लग सकेगा। अच्छा, इसमें देख लेंगे क्या मानव तकनीक एवं सूचनात्मक दोनों डाकुओं का अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पर्यावरण पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन 1972 में, कब हुआ था? 1972 में आयोजित हुआ था। इसी सम्मेलन के पश्चात प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण, है ना, दिवस मनाया जाता है। ये बात आप याद रख सकते हैं। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। अरे, संसाधन के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सम्मेलन हुए। पर्यावरण सर्वप्रथम 1968 में क्लब ऑफ रोम, कौन? क्लब ऑफ रोम ने इसकी वकालत की थी। याद रखेंगे, क्लब ऑफ रोम ने इसकी वकालत की थी। 1974 ईस्वी में टूमसेर की पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इसे संबंधित गांधी जी के विचार प्रकाशित हुए। रटलैंड आयोग द्वारा प्रस्तुत 1987 का प्रतिवेदन भी संसाधन संरक्षण के संबंध में विश्व जगत की दृष्टि खोलने कारगर सिद्ध हुआ।
इसमें सतत सतत विकास इसमें सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संकल्पना के साथ साथ संसाधन संरक्षण पर बल दिया गया। इसी रिपोर्ट के बाद हमारा साझा भविष्य, आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से भी दस्तावेज प्रकाशित किया गया। रियो डी जेनेरियो, याद रखेंगे, रियो डी जेनेरियो या रियो डी जेनेरो जो है क्या है, ब्राजील में है। 1992 ईस्वी में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन भी इसी संदर्भ में एक सुनियोजित प्रयास था। पूछा जाएगा रियो डी जेनेरियो या प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992। पुनः 1997, 5 साल बाद, है ना, 1997 ईस्वी में न्यूयॉर्क में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है। और 97 के बाद फिर 5 जोड़ेंगे तो 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित तृतीय पृथ्वी सम्मेलन संसाधन संरक्षण के दिशा में विश्व स्तर पर सराहनीय है। तो आप प्रथम पृथ्वी सम्मेलन याद सकते हैं 1992, अब 5 जोड़ेंगे तो 1997 में द्वितीय, और 5 जोड़ेंगे तो 2002 में तृतीय। इस तरह से 3 बार पृथ्वी सम्मेलन इधर हुआ है, इसे याद रख सकते हैं। डेट याद करने के लिए सतत विकास की अवधारणा, सतत विकास की अवधारणा। संसाधन मनुष्य के जीविका का आधार है। संसाधन क्या है? मनुष्य के जीविका का आधार है। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधनों के सतत विकास की अवधारणा अत्यावश्यक है। संसाधन प्राकृतिक प्रदत्त उपहार हैं कि अवधारणा के कारण मानव ने इनका अंधाधुंध दोहन किया, जिसके कारण पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न हो गई। ओके, आगे बढ़ा जाए। देखिए अब क्या है, कह रहे कि व्यक्ति के लालच लिप्सा ने संसाधन का तीव्रतम दोहन कर संसाधनों के भंडार में चिंतनीय ह्रास ला दिया है। बैठो। संसाधन का केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन, खास लोगों के हाथ में आने से समाज दो स्पष्ट भागों में, एक तो संपन्न एक विपन्न में बटल जाता है। संपन्न मतलब जो संपन्न है ना, विपन्न मतलब उसके पास कमी है। संपन्न लोगों द्वारा स्वार्थ के वशीभूत होकर संसाधनों का विवेकहीन दोहन किया गया, जिससे विश्व परिस्थितिकी में घोर संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। भूमंडलीय तापन मतलब पृथ्वी पे तापमान की वृद्धि, ओजोन क्षय, ओजोन परत का क्षय होना, पर्यावरणीय प्रदूषण, मृदा क्षरण, भूमि विस्थापन, अम्लीय वर्षा, असमय ऋतु परिवर्तन जैसी पारिस्थितिकी संकट पृथ्वी पर व्याप्त सभ्यता संस्कृति को निगल जाने को तैयार था, अगर इन स्वार्थी तत्वों या देशों द्वारा अनवरत विदोहन चलता रहा तो पृथ्वी का जैव संसार विनाश का आगोश में समा जाएगा। तो यहाँ तक हम रहने देते हैं, फिर यहाँ से हम पढ़ेंगे ना, याद रखेंगे। ये पेज नंबर कितना है? पेज नंबर 10 से आगे हम तो कंटिन्यू रखेंगे। अब खत्म ही है, इधर पढ़ लेंगे, उसके बाद प्रश्न उत्तर है, ठीक है। तो हो जाता और 2 4 5 मिनट पढ़ाते थे ना, पढ़ा ही देते हैं। तो एकदम ये सब क्वेश्चन है ना, यहाँ तक पढ़ लिए हैं। एक मिनट, इसे कर देते हैं पूरा। आइए, करके उपरोक्त परिस्थिति में निजात पाने एवं विश्व शांति के साथ
जय जगत को गुणवत्तापूर्ण जीवन लौटाने के लिए सर्वप्रथम समाज के संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा अपरिहार्य है। अपरिहार्य मतलब जरूरी है। दूसरे शब्दों में संसाधनों का नियोजित उपयोग होना आवश्यक है। इससे पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं के मद्देनजर वर्तमान विकास कायम रखा जा सकता है। ऐसी ही धारणा सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट कही जाती है। इससे वर्तमान विकास के साथ भविष्य भी सुरक्षित रह सकता है। कुछ स्मरणीय तथ्य मतलब याद रखने योग्य दिया हुआ है, देखेंगे। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन याद रखेंगे, 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, और 5 जोड़ेंगे तो 1997 में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, और तृतीय पूछे तो 5 और जोड़ेंगे तो 2002 में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 3 से 14 जून 1992 को रियो डी जेनेरियो में किया गया, जिसमें विकसित एवं विकासशील देशों ने लगभग 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग मतलब जो तापमान बढ़ता है उसके बारे में, वन संरक्षण, जैव विविधता कार्यक्रम 21 एवं रियो घोषणा पत्र पर समझौता किए गए। कार्यक्रम 21 या एजेंडा 21 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास UNCED के तत्वाधान में रियो डी जेनेरियो सम्मेलन राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत 800 पृष्ठीय एक घोषणा पत्र है, जिसमें सतत विकास को प्राप्त करने के लिए 21 कार्यक्रम स्वीकृत किया गया। इसे एजेंडा 21 को गठित करने हेतु सभी देश को निर्देश दिए गए तथा इस पर होने वाले खर्च के वहन हेतु विश्व पर्यावरण कोष स्थापना की गई। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन तो 92 में पहला हुआ था, 5 साल जोड़ेंगे तो 97 में का आयोजन 23 से 27 जून 1997 न्यूयॉर्क में प्रथम सम्मेलन के मूल्यांकन के लिए 5 वर्ष आयोजित किया गया। जो 5 वर्षों में उसका मूल्यांकन हुआ, जो 92 में बना था तो क्या क्या परिवर्तन आया। इसमें इसे +5 सम्मेलन भी कहा जाता है ना, द्वितीय सम्मेलन या फिर द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन या +5 सम्मेलन। अगला है क्योटो सम्मेलन। दिसंबर 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान में क्योटो सम्मेलन आयोजित हुए, जिसमें 159 देशों ने भाग लिया। इसमें हे गैस जैसे CO2, मीथेन, N2O, HFC पर फ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साक्लोराइड को ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार मानते हुए इसके उपयोग में कटौती पर सहमति बनी। जहां यूरोपीय संघ ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में 8%, संयुक्त राज्य अमेरिका 7% एवं जापान 6% की कटौती पर सहमत हुए। इसे मॉन्ट्रियल समझौता 1987 का विस्तार भी माना जा सकता है। इस सम्मेलन को विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 10 मार्च 26 अगस्त सितंबर 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में पर्यावरण संबंधित 150 धाराओं पर विश्व स्तरीय सहमति तैयार करना था पर इस सम्मेलन का कोई परिणाम नहीं निकल सका। इस सम्मेलन में विश्व के विभिन्न देश लगभग 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो इस तरह से चैप्टर 1 खत्म हो गया है। अब इसमें परिचय, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय। पढ़ लिए हैं नवीकरणीय अनवीकरणीय। दूसरा क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सी संसाधन है? मानवकृत, पुनः पूर्ति योग्य, जैव अचक्रीय। सौर ऊर्जा तब पुनः पूर्ति योग्य है, अचक्रीय जैव। ठीक है, मानवकृत लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तट रेखा कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवार्जक क्षेत्र कहता है? 200 किलोमीटर, 200 NM। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन के अनियोजित विदोहन से। पहले से ही मैं लगा हुआ है।
अरे कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा कितनी किलोमीटर राष्ट्रीय संपदा निहित है? 19.2 किलोमीटर होता है, 19.2, है ना, ये वाला गलत लगा हुआ है। बाकी क्वेश्चन आंसर अपने क्लास में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। राधे राधे।